जय भारत दोस्तों, फ्यूचर आईएएस भी डॉक्टर मनोज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था यूपीएससी सिलेबस के लिए, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जीएस जो है 1 और जीएस 2 को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसके है ना आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए, बट मेरे इनबॉक्स में आए हैं। ठीक है, इनबॉक्स में आए। माई रिक्वेस्ट इज़ कि आप है ना यूट्यूब और टेलीग्राम के एल्गोरिदम को समझें प्लीज़, और जहाँ पे करना चाहिए वहीं पे करें। बिकॉज देखिए, कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है उसके दो मोटिव हो सकते हैं। या तो उसको जो है कोचिंग के थ्रू या जो है उसको मनी मेकिंग करनी है, या फिर उसको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह। तो मुझे हेल्प मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हाँ, एक चीज़ जो है मुझे कई फीडबैक मिल रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। पॉइंट ये है भाई, माई एफर्ट इज़ फॉर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, ऐसे रील वाले भाई बहनों के लिए मतलब आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू डिसअपॉइंट यू पीपल, है ना। सीरियस यूपीएससी की भाई, मतलब जिस एग्ज़ाम में 3-4 साल टाइम लगते हैं उसको मैं कैसे जो है मतलब शॉर्ट्स जैसे समझा सकता हूँ। तो खैर, मैं अब ये आज का जो एजेंडा है वो है जीएस 3 का मैं आपको बताऊंगा, एंड जीएस 4 का मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा कि कैसे जो है सिलेबस से जो है अपन पीवाईक्यू निकाल, सिलेबस को समझ के अपन पीवाईक्यू की हेल्प से और जो है अपन हिट करते हैं हाई इंपैक्ट थीम्स पे, हाई इंपैक्ट टॉपिक्स पे हिट करते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, और कैसे हम फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस को अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी, मेरी टेबल की फ़ोटो है। यहाँ पे ये जो चीज़ है, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो चीज़ है ये जो है ये GS1 है, ये GS1 है, ये GS2 है, ये GS3 है, एंड ये GS जो है वो 4 है, और इसके नीचे जो है वो ऐसे है। ठीक है, तो मतलब अब जैसे मैं GS1 का पेपर आंसर लिख रहा हूँ तो मैं यहीं से पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, आप भी इसको सीख जाएंगे धीरे धीरे। ज्योग्राफी के लिखने हैं तो और कुछ पॉइंट नहीं आ रहा तो 8 पॉइंट तो ये है ना, इसी को 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग बना के कुछ कुछ अंदर लिख दो उसके अंदर। ऐसे ही जो है ये है, तब आपको नहीं आ रहा, तब का आ रहा तो बहुत ही बढ़िया होता है ये तो, है ना। ऐसे ये GS2 का हो गया आपका कि पॉलिटी के ये पॉइंट कैसे उठाने हैं, फिर आपके सोशल जस्टिस के पॉइंट कैसे उठाने हैं, गवर्नेंस के पॉइंट कैसे उठाने हैं, एंड आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन से पॉइंट एड्रेस करने होते हैं। एक देसी स्कीम होती है, मैं आपको कई बार बता चुका पुराने वीडियोज़ में, आगे भी जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो अभी आज ही आएगा बता दूंगा। फिर ये GS3 है मेरा, जिसमें इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, इंटेल सिक्योरिटी है, एंड ये एथिक्स हो गया, जिसकी थ्योरी, एथिक्स के सारे पॉइंट। और ये दोनों चीज़ें आज अपन करने वाले हैं 3 और 4। तो मतलब आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि ये सिलेबस है ना, हमें बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट ये रटा हुआ होना चाहिए हमें सिलेबस, ताकि हम, एक तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हमें पढ़ना क्या है वो हमें पता चल जाता है, पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज करना वो पता चल जाता है, एंड आंसर लिखना या वो सब कैसे करना वो हमें पता चल जाता है। चलिए, तो आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा जो है वो है कहाँ गया एजेंडा, GS3। हाँ, GS3 से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो GS3 में क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी पहले दिया हुआ है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये हो गया साइंस एंड टेक, ये हो गया इकोनॉमी, ये बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट, ये हो गया इन्वायरमेंट, है ना। फिर ये सिक्योरिटी हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, इसकी सीक्वेंस अलग से दी हुई है नीचे, जो इन्होंने सिलेबस के अंदर फिर जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसकी सीक्वेंस जो है वो अलग से दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज़। पहले तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बेसिक्स वगैरह जो सब कुछ, और इश्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी में प्लानिंग। इसीलिए आप देखते होंगे 5 ईयर प्लानिंग, है ना, नीति आयोग वगैरह, ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं। रिसोर्स मतलब जैसे अरावली का इशू चल रहा है तो कोई वहाँ पे सिलिका, आई एम सॉरी, वहाँ पे मिनरल्स है ना, तो उन मिनरल्स को हम कैसे, वो अब तक कैसे पढ़ें। जैसे राजस्थान में अभी तक है ना भाई, सूरज तो लाखों सालों से उग रहा है, लेकिन अब जाके हमने रिन्यूएबल एनर्जी को जो है मोबिलाइज करना स्टार्ट किया। ऐसे ही ग्रोथ डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ इज क्वांटिटी, GDP ग्रोथ कर रही है जी, एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटी, कि उस GDP ग्रोथ से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसा बढ़ रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा कैसा हो रहा है ना, ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी कैसी हो रही है। देन एम्प्लॉयमेंट एक ये सिलेबस में दी हुई जो है टर्म होती है, इसलिए इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, देन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ देखिए, आप सोशल जस्टिस का ही पार्ट है ये। अब इसलिए मैं कहता हूँ इंटरलिंकेजेस कैसे आते हैं, जो मेरी इंडिया सीरीज़ है इन डेप्थ न्यूज़ डिस्कशन, इंटरलिंकेजेस एंड एनालिसिस। तो इंटरलिंकेजेस कैसे आते हैं, ये देखिए आप, इंक्लूसिव ग्रोथ GS1 में अपन सोसाइटी पढ़ते हैं, वहाँ भी इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत होती है। GS2 में अपन सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, वहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ होगा तभी तो सोशल जस्टिस होगा। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो इश्यूज से क्या होंगे, जो भी है। तो यहाँ पे मोस्टली इकोनॉमी। अब ऐसा कोई आपको ना हार्ड एंड फास्ट नहीं रखना कि GS1 में यही पॉइंट लिखना है, GS2 में यही पॉइंट लिखना है, GS3 में यही पॉइंट लिखना है, एंड इसका एथिकल एस्पेक्ट GS4 में। आप अपने सेम नॉलेज को आप अलग अलग पेपर में आप देखिए ना, मतलब
लॉजिक देखिए आप, आपके 4 पेपर हैं, आपके 4 पेपर हैं, है ना, चारों अलग अलग जो है लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें रिपीट कीजिए ना, अच्छे अच्छे पॉइंट अगर आप रिपीट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट आप रिपीट कर रहे हैं तो क्या बुराई है उसके अंदर, कोई देखने वाला थोड़ी है, आपको तो मार्क्स ही मिलेगा। आप क्यों सोच रहे हो कि यार सुबह मैंने GS1 में तो ये ज्ञान पेला था, दोबारा GS2 में क्यों पेल रहा हूँ? भाई अलग अलग बंदे कॉपी चेक करने वाले, पेलो आप तो, ठीक है। देन आता है गवर्नमेंट बजटिंग। अब अभी बजट आया था हाल ही में, पूरा का पूरा, इसीलिए ना देखिए ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड वर्ड होते हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे हर दूसरी साल इस पे क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट बजटिंग पे कैसे डायरेक्ट, एक बार तो ये पूछ लिया था बजट बनता कैसे है, वो सब पूछ लिया था, और प्री में भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैंने भी इसमें जो अपनी मेरी हिट सीरीज़ है ना, उसमें एक वीडियो बनाया हुआ बजट का, ठीक है। मैंने कोशिश की अच्छे से समझाऊँ, है ना, लेकिन वही है भाई, है ना, जेनजी जनरेशन, पेशेंस नहीं है, ठीक है। तो हाँ, आई ऑल्सो एडमिट कि वीडियो मेरे बोरिंग बन जाते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मतलब मेरा फोकस रहता है कि एज ए सीनियर एस्पिरेंट मैं आपकी क्वालिटी पे कैसे आपको काम करवा सकता हूँ। तो चलिए अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आज ये समझाने वाला हूँ। जो अगला पॉइंट है दैट इज़ मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी कि ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री, एंड इश्यूज रिलेटेड एंड कॉन्स्टेंट्स, की क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। इसमें 4 हेड हैं: क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग। ये वैल्यू चेन होती है, अपने को पता है, जो है बीज बोने से लेके और मार्केट में बिकने तक पूरी वैल्यू चेन होती है, अपन पढ़ते रहते हैं ना, डाउनवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज वगैरह वगैरह, बैकवर्ड लिंकेजेस। इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगले 10-15 वीडियोज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने अपने खुद से ये जो PDFs वगैरह खुद से एडिट की हुई हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। अब आप देखिए कि मेजर क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन आया था जी 2016 के अंदर, व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन इंक्रीजिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी। ये देखिए सिलेबस और PYQ का रोल देखिए, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। यहाँ से उठ के क्वेश्चन 2016 के बाद में ये क्वेश्चन सीधा वापस आया 2020 में कि वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी होती है एक प्रकार से, ठीक है। सीधा क्वेश्चन 4 साल बाद रिपीट हुआ, इसके बाद भी रिपीट हुआ, मैंने अभी यहाँ पे 22 अगले पेज में था 25 तक का, इसके बाद मतलब थीम जो है वो सेम है। ऐसे आप बात करेंगे माइक्रो इरिगेशन, यहाँ पे इसके सब पार्ट में माइक्रो इरिगेशन आ गया, यहाँ माइक्रो इरिगेशन उठ के वापस से 2021 में आ गया, ठीक है। तो 2016 का एक रिपीट यहाँ हो गया, 2016 का उसी क्वेश्चन का एक रिपीट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, व्हाट इज एलिलोपैथी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर साल एक क्वेश्चन आता है जो किसी को समझ में नहीं आता, उसके लिए बाकी 19 क्वेश्चन में अपनी नींद खोने की जरूरत नहीं होती है। डिस्कस इट्स मेजर रोल इन क्रॉपिंग सिस्टम। अब इतना तो पता नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न, तो इसी से लिख दो कुछ बना के, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लास्ट ट्विस्टर वाला क्वेश्चन आया था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब लिख के आए भाई, ठीक है। व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड वीट। राइस एंड वीट, क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें राइस, वीट एंड शुगर केन का RWS सिस्टम बहुत फेमस होता है, फेमस भी है, इनफेमस भी है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रो भी किया, फूड सिक्योरिटी भी हुई, लेकिन अब जो है हमारी फूड डाइवर्सिटी नहीं हो पा रही है। तो राइस एंड वीट का इल्ड का इशू चल रहा है ना, इन द क्रॉपिंग सिस्टम। क्या रीजन है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है इल्ड में, एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे यूजफुल है। अब आप ये देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे आया, अगले साल क्रॉप डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया, इसी साल पूछ लिया, मतलब देख रहे हो सेम, ठीक है। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये हो गया। राइस एंड वीट पे ये देखिए आप 2018 में, ये 17 क्वेश्चन है, रिपीट 2018। हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स, है ना, यहाँ पे नाम नहीं दिया, ब्रोट अबाउट चैलेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न। ये इन्हीं तीन भाई बहनों की बात कर रहा है, राइस, वीट एंड शुगर केन, है ना। इलेबरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स, कि भाई मिलेट को हम कैसे कर सकते हैं। तो मिलेट पे आप प्री में क्वेश्चन आने लगे, इन्होंने मिलेट में मोदी जी ने बात स्टार्ट कर दी थी 18 तक, तो मिलेट पे क्वेश्चन आने लगे फूड डाइवर्सिटी लेके। 17 में क्वेश्चन आया राइस एंड वीट पे, 18 पे क्वेश्चन आया राइस एंड वीट पे, एंड देखिए 20 में क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस एंड वीट सिस्टम ए सक्सेस। मतलब कि हमें पूरी इकोनॉमी की पूरी PhD नहीं करनी है। आजकल जो है कोचिंग्स के अंदर टीचर्स है ना, मतलब हज़ार पेज की इकोनॉमी करा दे रहे हैं भाई, बहुत ही पिन पॉइंट एंड टारगेटेड हमें हमारे अप्रोच को रखना है, नहीं तो होगा क्या, 3-4 साल तो हमें समझने में लग जाएंगे, है ना। खासकर जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ, जब तक समझ में आएगा सिलेबस क्या है, इतने में एक आधा इंटरव्यू होगा और इतने में अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। OBC SC ST के लिए फिर भी थोड़ी सी रिलीफ है कि अगर क्योंकि जो बच्चे गांव से आते हैं या फिर जो जिनको मेंटोरशिप नहीं मिलती है, उनके लिए मतलब ये वो अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मैं 22 तक का बता रहा हूँ आपको, मैंने 25 तक का एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, जैसे ये है, ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये सीधा क्वेश्चन आया वाटर यूज एफिशिएंसी, और
यहाँ नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए है, और फिर ये वाटर स्टोरेज हर 2 साल बाद रिपीट होता है। ऐसे बात करेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। ये एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग आया 2019 में, फिर रिपीट हो गया 2022 में इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको ना एक एक पॉइंट को ये तो जैसे एक मेजर क्रॉप्स का पॉइंट है, एक एक पॉइंट को मैं आपको पूरे के पूरे PYQs जो है प्री और मेंस के, मैं सारे के सारे प्री और मेंस के प्री एंड मेंस के जितने भी PYQs हैं मैं सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से आपको हाई इम्पैक्ट जो टॉपिक्स है उन पे हिट करना है, ठीक है। चलिए, अगला है इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज। अब फार्म सब्सिडी का हमारा इशू रहता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट फार्म सब्सिडी जैसे MSP, एक डायरेक्ट फार्म सब्सिडी होती है ना, PM किसान अपन दे रहे। इनडायरेक्ट मतलब जैसे हमने बिजली के दर कम कर दिए वगैरह वगैरह। तो इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, MSP पे क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। फिर आता है PDS की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा है भाई, कि आज हम जो है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जो है 80 करोड़ लोगों को जो है अपन फ्री राशन दे रहे हैं वगैरह, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं हम डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतने लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, मतलब गरीबी है। ये किसी फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा था, बताना किसने कहा था। तो खैर, हम हमारे सिलेबस के हिसाब से PDS के ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवाम्प कैसे कर सकते हैं, PDS की अलग अलग स्टेज अभी क्या चल रही है वो, एंड इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। हमारे पास बफर स्टॉक की कमी नहीं है, बम्पर प्रोडक्शन होता है, फिर भी जिस साल बम्पर प्रोडक्शन होता है उस साल भी इन्फ्लेशन रहता है और उस साल भी भुखमरी होती है। क्यों? कि बफर स्टॉक हमारा चूहे खा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो राइस एंड व्हीट सिस्टम ने फूड सिक्योरिटी हमारी इंश्योर की, लेकिन अब ये जो है हाई कार्ब सिस्टम बन चुका है, ठीक है। तो ये एनर्जी के मतलब ये ओबेसिटी को कोज कर रहा है, एंड डाइवर्सिटी नहीं है हमारे इसमें। तो एक ओबेसिटी हमारा, मोदी जी ने भी कहा लाल किले से कि ओबेसिटी जो है वो बड़ा इशू है, ठीक है। अब आता है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। ये भाई ई गवर्नेंस ही आ गया ना, GS2 में अपन पढ़ के आए ई गवर्नेंस, ये ई गवर्नेंस आ गया। ये लीजिए ई गवर्नेंस आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ के पॉइंट वहाँ चिपका दो, वहाँ के पॉइंट यहाँ चिपका दो, बस ये है कि ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, इन द एड ऑफ फार्मर्स, ठीक है। ई टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे ड्रोन दीदी वाले आए हैं, है ना, ऐसे एक जो है एक ऐप आया है भुवन ऐप, जो मतलब या फिर लैंड डिजिटाइजेशन वगैरह, मतलब ये पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के मिशन वो ये सेम बात है, ठीक है। देन एनिमल रियरिंग पे अलग से मेंशन किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आता है। एनिमल रियरिंग पे अलग से क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप आता है आपका, एग्रीकल्चर में क्रॉप आता है, लाइफ स्टॉक आता है, एनिमल रियरिंग आता है, उसके अलावा जो है प्लांटेशन यानी कि हॉर्टिकल्चर आता है, ऐसे अलग अलग आते हैं। तो क्रॉप की अगर बात करें तो RWS सिस्टम तो जो है इशू में चल रहा है, राइस, व्हीट एंड शुगर केन, लेकिन मिलेट वगैरह वो है, वो मतलब प्रोग्रेसिंग क्रॉप्स हैं। ऐसे एनिमल हस्बेंड्री और जो है ये हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये डबल डिजिट की ग्रोथ यानी कि शो कर रही है, यानी कि एग्रीकल्चर में हमारी जो भी ग्रोथ हो रही है वो क्रॉप्स की वजह से नहीं हो रही, वो इनकी वजह से हो रही है। तो एनिमल रियरिंग पे ये क्वेश्चन आ गया। देन आता है API, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब आप देखिए कैसे सिलेबस को अरेंज किया हुआ है, बहुत अच्छे से नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखिए यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है कि हमने फसल बोई कैसे, एग्रीकल्चर फसल हमने बोई कैसे, ठीक है। फिर क्या क्या सब्सिडी दी हमने जो है किसान को, फिर कैसे हम बांटते हैं, हालांकि इसको बाद में आना चाहिए था। फिर ई टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, फिर API जो है फूड कैसे हम हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको ख़राब होने की बजाय उसको प्रोसेस करके हम उसको पैकेट में डाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है भाई कि अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा ना वहाँ पे, और आपको सिलेबस रटा हुआ है, अगर आपको सिलेबस रटा हुआ है आंसर में कुछ याद नहीं आ रहा, इन्हीं पॉइंट को हेडिंग बना के कि भाई ऐसे ऐसे होता है, इसमें कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। ये है निंजा टेक्निक, मतलब इंटरव्यू कॉल लायक आपका काम हो जाता है इससे, खैर PT कॉल लायक। तो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या, लोकेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, या बताना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है फूड प्रोसेसिंग में, है ना। खेत से लेके फैक्ट्री से लेके मार्केट, इसमें से बताना अपस्ट्रीम कौन सा, डाउनस्ट्रीम कौन सा, एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि हम ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है सप्लाई चेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अंदर की चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप मेरे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, एंड जो है खासकर शेयर करेंगे अपने को एस्पिरेंट्स को, ताकि मेरे एफर्ट्स को जो है रिकॉग्निशन मिले, बिकॉज आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, आई एम अ मेंटल हेल्थ स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई नो द डोपामिन इज़ ए रियल थिंग। खैर, फिर बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये पे हर बार क्वेश्चन आता है कि पहले लैंड रिफॉर्म्स आज़ादी से पहले कैसे हुए, आज़ादी के टाइम पे कैसे हुई, आज तक लैंड रिफॉर्म्स हमारे चलते आ रहे हैं, ठीक है। आज जो डिजिटाइजेशन आ रहा है भुवन के थ्रू, है ना, वो भी एक लैंड इसका पार्ट है।
मोदी जी ने कहा, पीएम ने कहा हमारे कि 100 लाख करोड़ रुपए जो है अभी हमारे लैंड में टैप पड़े हैं, मतलब वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लैंड में लिटिगेशन होता है वगैरह वगैरह। अगर ये रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, पट्टे अच्छे होंगे, तो आपको खुद को यूज़ करनी है, आप खुद यूज़ कर सकते हैं, इसको कोलेट्रल पे चढ़ानी है, पैसे ले सकते हो आप, या किसी को आप जो है किराया दे सकते हो, है ना, आप रेंट कर सकते हो, वो कमाएगा, आपको रेंट देगा। तो मतलब इतना लाख करोड़ का हमारा इकोनॉमी में आ जाएगा अगर हम इसको लैंड रिफॉर्म करते हैं, यानी कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स करते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी। ये बात है एलपीजी की, बात कर रहा है कि लिबरलाइजेशन जो हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो इफेक्ट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव भी पड़े, नेगेटिव भी पड़े, यही क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड, ये हो गया। ठीक है, अगला चेंजेज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने क्या चेंज किया, जैसे एक तो यही हो गया एलपीजी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या हमारी लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब की आई हुई है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब की आई हुई है, और इंडस्ट्री के अंदर भी कौन सी इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी है। तो हमें सारी पॉलिसीज़, हमें क्या करना है, सारी की सारी पॉलिसीज़ पढ़नी है, सारी की सारी पॉलिसीज़ पढ़नी है, और बहुत इजी काम है ये। ठीक है, एक फ्लो में चलता है पूरा का पूरा। मैं इकोनॉमी कैसे पढ़ता हूँ, पहले एग्रीकल्चर को पूरा डिटेल में पढ़ा, फिर एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो पढ़ा, फिर सर्विसेज पढ़ा, खत्म, है ना। आपको बहुत हज़ार पेज के नोट्स वो सब माथाफोड़ी के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आई एम स्टिल एन एस्पिरेंट। तो अभी मैं ज़्यादा रिफाइनिंग ऑफ लैंग्वेज पे जो है ध्यान नहीं देता हूँ, तो बाद में देखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा या फिर टीचर वीचर बनेंगे तब देखेंगे। फिर बात करते हैं चेंजेस इन इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्री में इतने नहीं आते, लेकिन मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में ना इंफ्रास्ट्रक्चर एनीथिंग आ जाएगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी है वो यहाँ से अपने को कवर करना होता है। तो बेसिकली जो टॉपर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि आपके पास हर टॉपिक पे एक पेज का नोट होना चाहिए, वहीं से लिख दो, तो यही है भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, एनर्जी पे एक पेज बना दो, पोर्ट्स पे बना दो, ये बना दो, क्वेश्चन कुछ भी पूछे वहाँ से, वो आपकी गोल्ड माइन ऑफ डाटा होगी, वहाँ से लिख देना जो लिखना है। ठीक है, और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, ऐसे ऐसे कॉपीज़ होती है ना, जिन्होंने मतलब अगर डाटा 15% समथिंग का है ना, उन्होंने 28% लिखा हुआ, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, और उनको मतलब रैंक उनकी टॉप 10 में आई हुई है ना। तो ये पूरा का पूरा गेम जो है वो कॉन्फिडेंस का है कि अब कितने अच्छे से मेंस में कितने अच्छे से अपने आप को पेश कर सकते हैं, इसका है पूरा का पूरा गेम। अब चाहे सच हो चाहे झूठ हो, आप देखना यार, एथिक्स के टॉपर ही है ना मोस्टली, देखना मतलब मोस्टली जो करप्शन केस में पकड़े जाते हैं ना, वो एथिक्स के टॉपर होते हैं, उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले होते हैं यार। जो मतलब एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना दिया, जो पाँच मतलब बुजुर्ग लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, मतलब वो तो कुछ भी कर सकता है ना फिर। खैर, तो ये इन सब में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हालांकि। चलिए फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट मॉडल को जो है टीचर्स इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है तो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए गीता हो गई, हमारे लिए कुरान हो गई, हमारे लिए बाइबल हो गई, इसलिए इसको पढ़ते हैं। कुछ नहीं है भाई, एक पेज का नोट बनता है, मैंने तो एक पेज का बना रखा है, वहीं से लिख देते हैं। ठीक है, और क्या करना होता है ना, अपने बेसिक नोट्स में से कुछ ज्ञान डाल दो, कुछ अपने जो करंट अफेयर में से कुछ ज्ञान डाल दो, कंक्लूड कर दो, कंक्लूड करो एकदम बढ़िया। उससे विकसित भारत बनना, तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हो गया, खत्म। तो आंसर राइटिंग पेपर मेंस के टाइम पे देखेंगे कैसे करना है। फिर आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक जो है, सिंपल सा 2-3 चीज़ें दी हुई हैं साइंस एंड टेक में। डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ में जो भी एप्लीकेशन होगी ना, वो साइंस एंड टेक में हमें पढ़ना है। ठीक है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग का एक प्री में क्वेश्चन आया था कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग से हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एआई में हमारी लाइफ से में क्या इम्पेक्ट करने वाला है। तो एआई डेवलप हुआ जैसे, उसका एप्लीकेशन क्या है और उस एप्लीकेशन से हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये चीज़ एग्जाम में आती है। ठीक है, चाहे तो साइंस हो और चाहे तो प्री हो या चाहे तो मेंस हो। ठीक है, फिर अवेयरनेस की बात की इन्होंने, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस की बात की है। अब बात तो अवेयरनेस की थी, लेकिन अब ये मतलब अवेयरनेस के नाम पे पीएचडी करवाने लग गया आजकल। द पॉइंट इज़ कि क्यों, क्योंकि भाई एक तो मतलब 12-13 साल हो गए सिलेबस को जो है अपडेट हुए हैं। ठीक है, पहले बेसिक से काम चल जा रहा था, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पिछले 10 साल में जो है बहुत ग्रो हुई है, तो अब उनको अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेसिक पूछ नहीं सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 80% बेसिक ही पूछते हैं, 20% जो है वो अपग्रेड पे जाते हो। तो आप अगर इतना भी आपको समझ में आता, आप कर पाते हो तो ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, प्रोवाइडेड आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, न्यूज़ को फॉलो करते रहो, वहीं पे सब हो जाता है यार, अलग से कोई उसका करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं भी कल को अपनी कोचिंग खोलता हूँ ना, तो मैं भी है ना फियर मॉन्गरिंग करूँगा, है ना, फियर मॉन्गरिंग करूँगा कि देखिए
आपका हमारे बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते हैं, हमारे जैसा तो धरती पे कोई टीचर ही नहीं है, ये है वो है। तो वो एक अलग बात है। मतलब पॉइंट इज़ कि आप थोड़ा सा अच्छे अपने हिसाब से भी चलोगे ना, थोड़ा मेच्योर तरीके से चलोगे तो काम हो जाएगा। कोचिंग्स वगैरह इन सबको एज ए एंकर यूज़ करना है, एज ए सेल यूज़ करना है अपने उसके अंदर प्रिपरेशन में ना। इनको माई बाप नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे मतलब मैं कोटा में पढ़ा हुआ हूँ, तो कोटा के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, देखिए वो आप वहाँ पे जाएंगे, वो आपका एक टेस्ट लेंगे और इतना हार्ड टेस्ट लेंगे आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर आपके पेरेंट्स को बताएंगे देखिए आपका बच्चा जो है निहायत ही नालायक है, किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसका आज के दिन तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप हमें सौंपिए बच्चा प्लस 1 से 1.5 लाख रुपये आप हमें दीजिए, हम इसको जो है सिलेक्शन के लायक बनाएंगे, ठीक है। मेरे साथ हो रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं 8th क्लास में 8th क्लास मैंने पास किया, एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 8th क्लास मैंने पास किया, ठीक है। 8th क्लास के टाइम पे NTSC मैंने क्वालिफाई किया, ठीक है, बिना किसी कोचिंग के, स्कूल के उसमें NTSC मेरा हिमाचल में मेरी 4th रैंक थी, है ना। हिमाचल में मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल में पढ़ता था, तो वहाँ मेरी 4th रैंक थी। एंड फिर उसका मैंने नेशनल दिया एंड उसका मैं इंटरव्यू दिया, ठीक है, इंटरव्यू स्टेज दिया, और उस टाइम जो है शायद मेरी 7वीं रैंक थी ऑल इंडिया, ठीक है। अब बात ये है, ये देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मैं आगे जो है प्रिपरेशन करने के लिए मैंने स्कूल चेंज की, वो सब किया, ठीक है। और मिलिट्री में जाने के लिए थोड़ा मेरा लेग का ऑपरेशन हो गया था, तो थोड़ा सा इशू भी था, तो मैंने स्कूल स्विच किया। वहाँ जब नए स्कूल में गया ना, वो एक बहुत फेमस स्कूल थी, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। टेस्ट लेके, क्योंकि हम क्लेम कर रहे थे कि NTSC बच्चा क्वालिफाई किया हुआ है, इसकी फ़ी को जो है वो माफ़ कर दो, उन्होंने मेरा ऐसा टेस्ट लिया, इतने कम नंबर दिए, और फिर बोलता है नहीं आपके बच्चे का तो इतना वो नहीं है, फला नहीं है, ढिकान नहीं है, और एट द एंड उन्होंने 25% मेरे को फ़ी कंसेशन दिया, ठीक है। मैंने टेस्ट एग्ज़ाम मतलब एडमिशन ले लिया। उसके 10 दिन बाद है ना फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुई, उसके 10 दिन बाद फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुई, एंड आई स्कोर 98%, है ना, टॉपर था मैं। पॉइंट ये है कि आपका जैसे आप किसी को माई बाप बनाते हो ना, जैसे आप किसी को माई बाप बनाते हो, और इंडिया में तो बहुत होता है, हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए होते, हमें माई बाप चाहिए होते हैं। साउथ की मूवीज़ देखना है ना, या पॉलिटिशियंस को देखना, हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए उनसे, हमें चाहिए माई बाप आ जाए, है ना, माई बाप बने, ये हमारे सारे दुख हटा देगा। ये आप जैसे काम करते हो ना, यू आर इन UPSC स्पेसिफिकली, है ना, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको खुद को IAS बनना है भाई, मतलब मेरे से या किसी भी टीचर से आप में ज़्यादा दिमाग है, आप में ज़्यादा मैच्योरिटी है, बस आपको इसको यूज़ करना है, क्योंकि कल को आपको डिस्ट्रिक्ट चलाना है पूरा का पूरा। चलिए वापस आते हैं। तो अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, है ना, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, यही आपको साइंस में पढ़ने होते हैं। सारे टीचर आपको यही चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी को खोल खोल के आपको बताएंगे स्पेस में क्या चल रहा है, स्पेस इंडिया का, वर्ल्ड का, कंप्यूटर्स में क्या चल रहा है, कौन सा मिशन चल रहा है, रोबोटिक्स में क्या चल रहा है, नैनोटेक, बायोटेक, अभी AI आ गया, है ना, IT में आ जाएगा AI, ये सब आ गया, इंटरनेट ऑफ थिंग आ गया, ठीक है, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह, सब के सब आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन से, ये टॉपिक तो आपको पहले कवर करने हैं, ये हाई इंपैक्ट टॉपिक्स हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने ना स्पेस का एक चार्ट बना रखा है। अब स्पेस है ना, मैंने जिस टीचर से पढ़ा था बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्पेस पढ़ा दिया 100 से 150 पेज में। अब इतना तो पढ़ नहीं सकते, मैंने भाई इसके पन्ने जोड़ जाड़ के मैंने बना लिया चार्ट, मेरा उससे काम हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इशू रिलेटिंग टू IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR पे आपको पता है, मतलब भर के क्वेश्चन आते हैं प्री में, मेंस में, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सिलेबस में मेंशन्ड है, इसलिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक, ठीक है, इंडियंस का अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो कभी भटनागर जी का पूछ लेंगे, कभी भाभा का पूछ लेंगे, कभी किसी का पूछ लेंगे, कभी किसी का पूछ लेंगे। तो जो हमारे 10 से 15 जो मेन साइंटिस्ट हैं, उनका हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्या अचीवमेंट्स है। और अभी भी जैसे मान लो किसी को भारत रत्न मिला है किसी साल, है ना, और साइंस से रिलेटेड है, तो उसका कंसेप्ट पढ़ो भाई, प्री में आ सकता है, मेंस में आ सकता है, ठीक है। देन इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ना जब ये सिलेबस अपडेट हुआ था ना, तब गवर्नमेंट अलग थी, तब उनका इंडिजनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता पर इतना फोकस नहीं था, आज फोकस है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे 2025 वॉज द ईयर ऑफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडिजनाइजेशन, इसलिए आप देखोगे आजकल प्री में जो है डिफेंस से क्वेश्चन आने लगे हैं, मेंस में जो है अलग टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं सिक्योरिटी से। अगला डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, वर्ल्ड और इंडिया में नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, एंड अगेन वही चीज़ें रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया, एंड देयर एप्लीकेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ, ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब पॉइंट में क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यार इसका यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी आगे आपको समझ में आएगी क्या यूटिलिटी है ना, अभी तक नहीं आई, तो बस आपको क्या करना है, इसको मगअप कर लेना, है ना भाई। UPSC का एक सिंपल सा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, जो समझ सको समझ लो, समझ नहीं आए रट लो, ठीक है। सब समझ नहीं सकते, सब रट नहीं सकते, मिक्स चलाओ आप तो इसको, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करके आना है।
फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर। भाई प्री में ना 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, लेकिन सिलेबस इतना ही लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन। पॉल्यूशन में फिर अपन सारा पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है वो, एंड कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसका कंजर्वेशन कौन सी कन्वेंशन है, कैसे करेंगे, कौन से पार्टिकल हैं जो पॉल्यूशन कराते हैं, PM2.5, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करना है, कौन सी स्पीसीज़ है वगैरह वगैरह। एनिमल बिहेवियर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एनिमल बिहेवियर समझेंगे तभी तो उनको कंजर्व कर पाएंगे, है ना। वो क्वेश्चन आया था कि कौन सा है जो लकड़ी से, वो मतलब औरंगुटान था उसका आंसर, है ना, कि लकड़ी से वो कुछ तो हाथ से यूज़ करता है। तो सिंपल सी बात है, जब उनका हम बिहेवियर समझेंगे तभी तो पता कर पाएंगे ना। वो बम्बल बी कैसा डांस करती हैं, बी कैसा डांस करती हैं, हनी कैसे खाते हैं। तो ये जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वो है ना, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, मतलब अपने को सब पता होना चाहिए वैसे भी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने को क्या चलना है, स्पेसिफिक वे में चलना है। और आप देखना ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट वाले, वो मोस्टली बायोलॉजी, मतलब बायो की जो NCERT है 12th और 11th क्लास की, वहाँ से आते हैं, ठीक है। मैं तो वही पढ़ के जाता हूँ भाई मोस्टली। खैर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, IPR हो गया, ये वर्ड अलग से मेंशन है इन पे ना, एक एक पेज के, वन टॉपिक वन पेज का नोटअप बना लो आप, ठीक है, कि इस ये आया कहाँ से, होता क्या है, इसके अंदर करना क्या होता है, अभी लेटेस्ट इसका अमेंडमेंट क्या है अभी के टाइम पे। जैसे अभी ग्रेट निकोबार का एग्जांपल दे सकते हो, अभी कल परसों ही जो है वो, कल परसों की बात है, 16 फरवरी की बात है शायद, कि NGT ने बोला कि उसने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ने फॉलो किया है। ये हो गया आपका लेटेस्ट एग्जाम्पल, बन गए मार्क्स। चलिए अब बात करते हैं डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अपने को पहले ज्योग्राफी के आपको फिनोमिना समझने हैं, और फिर जो है नेचुरल रिसोर्सेज, एंथ्रोपोलॉजी रिसोर्सेज, और उससे डिजास्टर कैसे आ सकता है ना, व्हाट इज़ हजार्ड एंड व्हाट इज़ डिजास्टर, इनमें आपको डिफरेंस। तो ये पूरा मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 पेज के नोट्स होते हैं, ठीक है। मेंस के टाइम पे सब करवाया जाएगा आपको, ठीक है, अगर आपको हमारे साथ चलने की इच्छा हुई तो। उसके बाद बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। अभी फोकस करना है प्री पे, मेनली फोकस करना है प्री पे। प्री निकालना बहुत टास्क होता है भाई आज के दिन। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। मतलब कि देखिए क्या लिंकेज है डेवलप, यहाँ पे 2-3 बार लिंकेज वर्ड यूज़ किया ना, लिंकेज लिंकेज, है ना। बहुत 4 क्वेश्चन फिक्स से होते हैं यहाँ से, है ना, मेंस के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और बहुत ही है ना लो हैंगिंग फ्रूट होता है। तो लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। आप ये देखिए कि आप ये देखिए, नेचुरल रिसोर्स होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्स यानी कि जैसे माइंस वाइंस हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को जब ह्यूमन रिसोर्स अपने आप को थोड़ा कैपेबल करेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी होगी, तो नेचुरल रिसोर्स को वो क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, निकालेगा वहाँ से। जैसे कोयला निकाला, कोयले से फिर इंजन चलाया वगैरह वगैरह, डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री हुआ, फिर नेचुरल रिसोर्स हेल्प करेगा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। ये होती है वर्चुअस साइकिल, ठीक है। फिर हम सोचेंगे वेस्ट नहीं करना वगैरह वगैरह। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स का फ़ायदा ह्यूमन रिसोर्स को नहीं जाके, अगर वो मतलब वो लीक होने लग गया, माफिया या कोलोजिव करप्शन में जाने लग गया, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उनमें आएगी फ्रस्ट्रेशन आएगी, तो हो सकता है वो रिटेलिएट करे, जैसे नक्सल्स करते हैं ना। हम नक्सल्स को भाई वो नहीं समझ सकते उग्रवादी, है ना, क्योंकि वो कुछ ही लोग होते हैं, वो बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट है जिन्होंने हथियार उठा लिया, ये वो रिएक्शन का तरीका है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनके वहाँ पे दिक्कत हुई थी इसलिए वो नक्सल, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर रिटेलिएट करेंगे तो नक्सलिज्म आएगा, अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो दे विल गो इनटू डेप्रीवेशन, मार्जिनलाइजेशन वगैरह वगैरह, मार्जिनल मैन बन के रह जाएंगे वो, ठीक है। उन्हीं की जगह पे उन्हीं का अभी मतलब एक एंथ्रो का मतलब मेरा फिक्स इंट्रो होता था ट्राइबल वाले क्वेश्चन में, कि द ट्राइबल्स आर 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिविंग इन 20% ऑफ द एरिया एंड सिटिंग ऑन 80% ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, है ना। तो भाई जब इनके साथ कुछ गलत होगा तो इनको तो फिर वो जल जंगल जमीन वाली भावना आएगी, फिर ये तो रिटेलिएट करेंगे। तो ये बोला है कि लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म कैसे होता है। ऐसे मान लो कोई इलाका है, उसका ये कोने वाला है, इससे पे गवर्नेंस, ये कैपिटल है, यहाँ नहीं गवर्नेंस पहुँच पा रही, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म ही आएगा, फिर और क्या आएगा, ठीक है। जैसे JNK है, नॉर्थ ईस्ट है ना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट का जो कोने वाला इलाका होता है वो, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे ट्राइबल जो नक्सलिज्म है, वो कई स्टेट्स के जो ट्राई जंक्शंस होते हैं ना, है ना, जैसे ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, ये तेलंगाना है, जो भी है, यहाँ पे जब ज़्यादा होगा क्योंकि इस इलाके पे ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ना ये गवर्नमेंट, तो ये पॉइंट है। चलिए, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर, जैसे स्टेट कौन हुए, पाकिस्तान, स्टेट एक्टर है पाकिस्तान, ठीक है। एंड नॉन स्टेट एक्टर यानी कि इनका जो जैसे जैसे मोहम्मद हो गया, जिन्होंने अभी वो पुलवामा वगैरह करवाया था, वो सब, है ना। तो इनका क्या रोल है,
हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के को चैलेंज। तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, स्टेट जो एक्टर है वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो नॉन स्टेट एक्टर को यूज़ करता है, उसके बाद करता है पंगे। तो ये हमें समझना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक तरीके से अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क से, अभी कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों हो सकते हैं, है ना, फिजिकल कम्युनिकेशन एंड वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल में ऑनलाइन वगैरह, जैसे आजकल साइबर अटैक इंपॉर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी खूब आते हैं, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। और कम्युनिकेशन, जैसे हमने हमारे बॉर्डर को सील कर दिया, अब बॉर्डर को सील कर दिया तो अब क्या रियल लाइफ सिचुएशन, क्या रियल लाइफ इशू आते हैं, नीचे से टनल खोद के आ जाते हैं, तो उस पर हम क्या टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी PYQ में कराऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपन वो चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माय पॉइंट इज़ कि पहले मैं आपको सिलेबस समझाऊं, उसके बाद मैं आपको PYQs कराऊं प्री और मेंस के, उसके बाद मैं बताऊं कि हाँ भाई ये टॉपिक हमने जो है छाने हैं, जो कि हिट टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको नोट्स बना लो, आपको जो है इतना तो मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक जो है। चलिए, फिर है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये पॉजिटिव रोल भी होता है, नेगेटिव रोल भी होता है, ठीक है। कि अब जैसे मीडिया है ना, जैसे वो बहुत जब 2016-17 के आसपास बहुत ज़्यादा केस होते थे, ठीक है। कोई भी आदमी कुछ भी लेके जा रहा, मवेशी लेके जा रहा, कुछ भी, है ना, उसको गो हत्या। अब कई बार वो केस सच्चे होते थे, कई बार झूठे होते थे, मीडिया वाले फैला देते थे, वहाँ मॉब लिंचिंग हो जाती थी, ठीक है। जिसको वोट लेने तो वोट लेके चले गए, है ना, लोग जो फंस गए वो आज भी फंसे हुए हैं, ठीक है, जिनके मरे वो आज भी वापस जिंदा नहीं हुए, ठीक है। तो मीडिया का प्लस एंड नेगेटिव रोल क्या है, ठीक है। पॉजिटिव रोल क्या, जैसे अपने जो पहलगांव का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारा, तो मीडिया के थ्रू हमने जो है अवेयर किया बॉर्डर वाले लोगों को, ठीक है, कि आपको कैसे एक्ट करना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जैसे एक जैसे मीडिया है, अब वो उस टाइम में ना सायरन बजता था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ना सायरन बजता था। अब वो सायरन है ना, वो बॉर्डर एरियाज़ के लिए होता था कि सायरन बजेगा और आपको ऐसे ऐसे करना है। अब वो न्यूज़ चैनल वाले ना वो सायरन बजाने लगे, ठीक है, हर चीज़ पे सायरन बजा रहे हैं, तो अननेसेसरी का ना पूरे देश के अंदर माहौल बन गया, है ना। फिर गवर्नमेंट को ना मतलब डायरेक्टिव लाना पड़ा कि भाई सायरन नहीं बजाएगा कोई, क्या चल रहा है ये सब, है ना, मतलब न्यूज़ रूम में लड़ लोगे सारी लड़ाई। चलिए, फिर बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये सेम बात है, मीडिया, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर आता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, अपन पैसे को ऐसा काला पैसा लिया इधर से, है ना, इधर से उसको सफ़ेद करके इंडिया का में अपने करप्शन का पैसा कमाया किसी ने, ना, किसी IAS ने करप्शन का पैसा कमाया, उसको नेपाल वाले रूट से भेज दिया, कहाँ पे, सिंगापुर से भेज दिया दुबई से भेज दिया मॉरिशस ऐसे कर करा के फिर मॉरिशस में FDI के नाम पर इंडिया में वापस डाल दिया। हो सकता है 100 रुपये यहाँ से चला था, 70 रुपये वापस पहुँचा, बट 30 रुपया गया कहाँ पे, हवाला के अंदर गया, ये 70 रुपया क्या हो गया, वाइट मनी हो गई, ये 70 रुपया वाइट मनी हो गई। ऐसे करते हैं लोग ऑपरेट, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये हो गया ना, कि लॉन्डर हो गया, साफ सुथरा हो गया पैसा, ठीक है जी। फिर बात करते हैं आप देखना, ये जो मतलब कल को आप भी IAS बन जाओगे, कोई बड़े बड़े लोग होते हैं ना, यहाँ पे एकदम सफ़ेद चोला पहन के, जी हम तो देश की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि इनके पास इतने मतलब अचानक से इनके बच्चों के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाती है ना। हाँ, ये भी बात सही है कि देश में इनके नाम पे कुछ भी दर्ज नहीं है, लेकिन ये जी प्रॉपर्टी कहाँ से की, जी मेरा बच्चा तो टेक्नोक्रेट है जी, टेक्नोक्रेट है, इसको तो इन्वेस्टमेंट मिली है मॉरिशस से, समझ रहे हो कौन सी इन्वेस्टमेंट मिली है, कहाँ से मिली है, पप्पा की जमा की हुई इन्वेस्टमेंट मिली है। चलिए, फिर बात करते हैं बॉर्डर एरियाज़, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, बॉर्डर एरियाज़ के चैलेंजेस क्या हैं, है ना। हमारा जो है, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़, तो ये यहाँ के पाकिस्तान के अलग चैलेंजेस होंगे, चाइना वाले पे अलग चैलेंजेस होंगे, इधर म्यांमार साइड अलग चैलेंजेस होंगे, बांग्लादेश अलग चैलेंज होंगे, और मेरे टाइम अलग चैलेंजेस होंगे। तो वो हमें पढ़ने सारे के सारे, है ना। कौन सी लिंकेज क्या है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ इंटरनल सिक्योरिटी का, हैफाजार्डली किया हुआ, लेकिन पढ़ते टाइम अपन इसको एक बहुत ही मतलब कुछ ही हेड्स में 5 से 7 टॉपिक्स में, हेडिंग्स में इसको कवर करते हैं अपन, ठीक है। द लिंकेजेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, एक टेररिज्म होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब जैसे आपका दाऊद इब्राहिम, वो ऑर्गेनाइज्ड डी कंपनी चलाता था, ऐसे एक हो गया टेररिज्म, जैसे पाकिस्तान का जैसे मोहम्मद। अब इन दोनों के बीच में लिंकेज क्या है, इन दोनों के बीच में एक ब्लैक बॉक्स सिंड्रोम बोलते हैं इसको, कि जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले और ये मिलके काम करने लग जाए, जैसे दाऊद इब्राहिम है ना, 1993 तक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सरगना था डी कंपनी का ना, बॉलीवुड में पैसा लगाता था, अपना काला कमाई वहाँ से कमाई करता था वगैरह वगैरह, एक्सटॉर्शन करता था। फिर वहाँ पे उसने ब्लास्ट वगैरह करवाए और फिर वो टेररिज्म का पार्ट हो गया, फिर टेररिज्म मतलब वो करने लगा। तो ये लिंकेजेस हैं दाऊद इब्राहिम का, किसी भी उसको उठा के अपन लिंकेज देख सकते हैं, ठीक है।
आज के टाइम में आप देख लो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पे सर्वाइव करते हैं जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट ग्रुप है ना, इंसर्जेंट्स बोलते हैं। इंसर्जेंट्स अलग है भाई, टेररिस्ट ग्रुप अलग होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में वो क्या करते हैं, उनको फंड चाहिए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, किसका, ड्रग्स का। मणिपुर इशू को हवा देने में ड्रग्स का ये सबका भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। तो ड्रग्स के थ्रू वो हथियार खरीदते हैं, हथियार खरीद के फिर वो अपना टेरर को बरकरार रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा पंगा है, मतलब अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बेसिकली मैं हर टॉपिक पे ना, मतलब आपकी मैक्स टू मैक्स, मतलब एक एक घंटे की 5 क्लासेस के अंदर पूरे के पूरे टॉपिक अपन अच्छे से, मतलब है ना, मेंस में मार्क्स लाने लायक तरीके से अपन कवर कर सकते हैं। खैर, फिर बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज। सिक्योरिटी फोर्सेज में आर्म्ड फोर्सेज कौन सी होती हैं, आर्म्ड फोर्सेज जो डिफेंस की आती हैं, ठीक है। ये CAPF वाली कौन सी होती हैं, इसके अलावा जो है बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फोर्सेज है वो कौन सी होती हैं, ये पढ़ते हैं अपन। आर्म्ड में जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो गया, ठीक है। CAPF में अपने को पता है CRPF, ITBP वगैरह वगैरह, ये सब कौन सी होती है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे CBI वगैरह पढ़ लेंगे, NIA पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए भी कुछ कुछ चल रहा है। तो ये हो गया GS3 का अपना पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब मैं GS4 का जो है आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैं 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेके नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप इसको एनालाइज करो एंड प्लीज़ दीवार पे चिपका लो। फ़ोन में लिए घूमोगे, फ़ोन नहीं खोलते हो, फ़ोन जब भी खोलते हो व्हाट्सएप पे लग जाओगे, इंस्टाग्राम पे लग जाओगे, ठीक है। दीवार पे चिपका लो, जहाँ भी पढ़ते हो, लाइब्रेरी में या रूम पे जहाँ भी पढ़ते हो, दीवार पे चिपका लो इसको, है ना। वो रटते रहो हर 5 मिनट। मैं अभी भी है ना, मतलब हर 5 मिनट में सिलेबस की तरफ देख लेता हूँ एक बार कि हाँ हाँ हाँ। अगर न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो एक बार सिलेबस की तरफ देख लिया, अगर कोई आंसर लिख रहा हूँ तो सिलेबस की तरफ देख लिया, कोई प्री का पॉइंट याद कर रहा हूँ सिलेबस की तरफ देख लिया। सिलेबस को है ना, सिलेबस को मासूक का लव लेटर बना लो भाई, अगर सेलेक्ट होना है तो, है ना। और उसके बाद PYQ, यही है निंजा टेक्निक रामबाण, ठीक है। तो चलिए भाई लोगों, आपसे और बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लाइक करो, है ना, अगर इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो, ताकि मेरा ना डोपामिन वाला फैक्टर जो है वो एड्रेस हो, ठीक है। क्योंकि मतलब फिर नहीं तो अपना पढ़ें यार, अपना पढ़ें, आगे करें, अपनी नौकरी करें, ठीक है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली टीचर तो नहीं बनना पड़ेगा, है ना। तो मतलब ऑल आई वांट कि, मतलब मैं ना जितना मैंने अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से और अपनी प्रिपरेशन में सीखा है, मैं उसको स्प्रेड करना चाहता हूँ। ये है मेरा मतलब, जिसकी मेरे को चुल मची हुई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय भारत। एथिक्स का जो है, क्योंकि बड़ा वीडियो बनता है एथिक्स का, एंड एथिक्स में मुझे लगता है कि मेरे कंसेप्ट ठीक ठाक हैं। लास्ट ईयर मेरा लगभग 30 से 40 नंबर का एथिक्स छूट गया था, फिर भी जो मेरे मार्क्स 105 नंबर आ गए थे। तो पॉइंट इज़ कि इस बार मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मैं एक अलग वीडियो बना के आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जय भारत, देखते रहिए। और जो मैंने आपको काम कहा ना, इनबॉक्स में मत बोला कीजिए कि सर अच्छा बना रहे हो ये वगैरह वगैरह, ऐसा खुल के बोला कीजिए, अपनी जो खुल के, हाँ, है ना, जो भी आप सोचते हो वो खुल के बोलो। चलिए, जय भारत, बाय।